हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टीजीटी इकोनॉमिक्स शुरू करने जा रहे हैं। टीजीटी इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट में आपका सिलेबस डिस्कस किया हुआ था, जो हम लोग सिलेबस का वीडियो पहले भी बना चुके हैं। पहला पार्ट था इकोनॉमिक्स पोर्शन, जिसमें आपको माइक्रो एंड मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स पढ़ना था। और सेकेंड पार्ट जो था वो था इंडियन इकोनॉमी, और भी हम लोग उसमें बहुत सारा चीज़ आप लोग को डिस्कस कर दिए थे सिलेबस में। तो आज हम लोग उसका फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट जो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। पहला वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो के कॉन्सेप्ट को, कि बेसिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है क्या। तो इकोनॉमिक्स पढ़ने से पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का डायरेक्ट रिलेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक इसका डिस्कस कर लेते हैं, फिर आपको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में समझा देते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम लोग सबसे पहले बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी, जितने भी लोग इस दुनिया में है ना कोई काम करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं, इसको मानवीय क्रिया बोलते हैं। दो ही तरह के काम लोग करते हैं इस दुनिया में। जो मैं भी कुछ कर रहा हूँ, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे लिए भी ह्यूमन एक्टिविटी। मैं खाना खाता हूँ, ह्यूमन एक्टिविटी। चलता हूँ, ह्यूमन एक्टिविटी। तो इस दुनिया में जितने लोग हैं, मानवीय क्रिया दो पार्ट में बटा हुआ है। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा कमाने के लिए बहुत सारा काम करते हैं। यानी बहुत सारा काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, और कुछ काम वो इसलिए करते हैं, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक का मतलब उसका पर्पस पैसा कमाना होता ही नहीं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसका पर्पस पैसा कमाना होता ही नहीं है। इसको बोलते हैं अनार्थिक क्रिया या गैर आर्थिक क्रिया। इसका काम पैसा कमाना नहीं होता है, जैसे सेवा करना, सर्विस देना। अब बताइए, पूजा हम कहीं कर रहे हैं मंदिर में अपने संतुष्टि के लिए, तो वो मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर एक माँ अपने बच्चे को का लालन पालन कर रही तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन वही माँ जब हॉस्पिटल में जाके किसी और के बच्चे का लालन पालन करती तो वो उसके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसका मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस होता है टू अर्न मच एंड मोर मनी। इसमें हम अगर पैसा कमाने के लिए कोई भी काम करेंगे तो वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहाँ पे पैसा नहीं आएगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, खुद अच्छा लगेगा, उसके लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपने बच्चे को पढ़ाऊँगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का कोई रोल ही नहीं है। इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा डिपेंड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अगर हम इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा गया। पहला इकोनॉमिक्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, पहला होता है माइक्रो, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म, छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है समष्टि या बड़ा, व्यापक, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा। ये बड़ा इकोनॉमिक्स है, जिसमें हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र, ध्यान दीजिएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटने वाले विद्वान का नाम है रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस एक ऐसे विद्वान थे, ये ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा। पहला पार्ट था माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा पार्ट था मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटने वाले विद्वान का नाम है रेगनर फ्रिस, जो कि ओस्लो विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा कि अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो दो पार्ट में पढ़िए, एक माइक्रो पढ़िए, एक मैक्रो पढ़िए। माइक्रो का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करना, एक व्यक्ति का, एक इकाई का, एक फर्म का, एक बाज़ार का, एक मार्केट का। अगर एक के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो के अंदर आता है, और सारे के बारे में स्टडी करें यानी एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में स्टडी करें तो वो मैक्रो के अंदर आता है। इसका मतलब समझिए फिर से, अगर हम डिमांड की बात करें तो अगर सतीश कुमार 15 रुपये टमाटर है तो कितना खरीदेगा, 20 रुपये होगा तो कितना खरीदेगा, 25 होगा तो कितना खरीदेगा, उसका अगर अध्ययन करें केवल सतीश कुमार का, तो माइक्रो के अंदर आता है। लेकिन देश के पूरे सारे जितने भी उपभोक्ता हैं, जितने भी परचेजर हैं, जितने भी कंज्यूमर हैं, सबका डिमांड एक साथ पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, संपूर्ण मांग। तो अगर संपूर्ण मांग पढ़ेंगे तो वो माइक्रो के अंदर आएगा। एक कंपनी प्राइस कैसे डिसाइड करती है, माइक्रो के अंदर। पूरा मार्केट कैसे प्राइस डिसाइड करता है, मैक्रो के अंदर। एक व्यक्ति का डिमांड क्या है, माइक्रो के अंदर। पूरे मार्केट का डिमांड क्या है, मैक्रो के अंदर। तो जब एक के बारे में स्टडी करेंगे, किसी एक अध्ययन करते हैं इंडिविजुअल यूनिट के बारे में, व्यक्तिगत इकाई के बारे में अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। और ध्यान एक और चीज़ देखिए, माइक्रो पढ़ेंगे तभी मैक्रो काम देगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप मैक्रो तब ना करो, बताओ, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का तब ना जोड़ोगे जब एक का मालूम होगा। तो जब हम इसको जोड़ते हैं ना तब ये बनता है। जब हम माइक्रो को जोड़ देते हैं तभी मैक्रो बनता है।
इसलिए इसको हम लोग को बहुत अच्छे समझना है। तो हम लोग देख लिए कि ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब ऐसा एक्टिविटी, एक मानव जो भी काम करता है वो सब ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर आता है। मानव दो ही काम करता है, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। पैसा कमाने के लिए काम करता है और सेवा करने के लिए काम करता है। इकोनॉमिक्स में सेवा करने का कोई पर्पस नहीं रहा है। इकोनॉमिक्स में देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स पैसा कमाने के लिए, तो देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में हम लोग बांटे हुए। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बांटने वाले विद्वान का नाम क्या था? रेगनर फ्रीस नाम था। ओस्लो विश्वविद्यालय के विद्वान थे जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, एक इकाई का अध्ययन करना, एक मार्केट का, एक फर्म का, एक सेलर का, एक परचेजर का, एक के बारे में अध्ययन करना। और अगर सबके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स है, सारे लोगों का एक साथ अध्ययन कर रहे हैं, तो वो पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। समष्टि मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, और सूक्ष्म इसको व्यष्टि बोलते हैं, मतलब छोटा। अगर छोटे रूप के बारे में, जैसे हम लोग किसी एक पर्टिकुलर हजारीबाग मार्केट के डिमांड के बारे में स्टडी करें तो माइक्रो हो जाएगा, लेकिन पूरे देश के डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे तो मैक्रो हो जाएगा, जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। अब वही चीज़ हम लोग के पास यहाँ है। फर्स्ट लिखा है कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखिए क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ दैट एक्टिविटी which is related to the use of limited resources for satisfying human wants। आर्थिक गतिविधि वह गतिविधि है जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। यानी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम सीमित संसाधनों का कैसे उपयोग करते हैं, वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उस लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं, यही तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आगे लिखा है एक और, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट इसेंशियली जनरेट इनकम। जरूरी नहीं कि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट करे। ऑल एक्टिविटी विच जनरेट्स इनकम आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब है कि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट नहीं करता। आप बोल सकते हो कि सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है या सारे इनकम जनरेट करने वाले जो एक्टिविटी हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। अब लिखा है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इकोनॉमिक्स, ये तो पुराना का हम लोग देख रहे थे। नए अर्थशास्त्र के अनुसार क्या होगा, तो बोलता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार उस गतिविधि को आर्थिक गतिविधि कहा जाता है जो मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग से संबंधित। बात वही है कि जो ह्यूमन वांट्स है, हमारी आवश्यकताएं क्या है, बताइए हम क्यों पढ़ा रहे हैं। अगर हमारी कोई नीड नहीं होता है ना, वांट्स नहीं होता है, ये देखिए ये नहीं होता ना हमारे पास, तो हम आपको पढ़ाते नहीं। हमारी इच्छाएँ कुछ है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा के लिए हमको काम करना पड़ेगा और पढ़ा रहे हैं। तो बोलता है अगर एक व्यक्ति अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई भी काम करता है और वहाँ से अपनी इच्छा पूरा करता है, तो वो आर्थिक क्रिया होगा, क्योंकि फ्री में तो इच्छा पूरा नहीं होगा। ये तो कोई जादू का टुकड़ा है, टोना है नहीं कि भाई तार घुमाएं और मेरी इच्छा पूरी हो गई। ठीक है, ये बचपन में हम लोग परियों की कहानी सुनते थे, वो यहाँ है नहीं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो बोलता है अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए एक व्यक्ति अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का जितना इस्तेमाल कर लेता है वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आता है। कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपको एजेंट ऑफ प्रोडक्शन देखना होगा कि आप उत्पादन के कौन कौन से कारण, ये पहले से भी पढ़ के आए हैं, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। तो एजेंट ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से बताइए जो उत्पादन के क्रम में काम में आते हैं। तो पहला है, फर्स्ट एजेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, पहला है लैंड, ज़मीन, ये चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, इंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। अगर ये रहेगा तभी प्रोडक्शन कंप्लीट हो पाएगा। तो ये प्रोडक्शन के फैक्टर्स है, एजेंट ऑफ प्रोडक्शन है। इसके बिना याद रखिएगा, जब भी हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन के फैक्टर यही सब है, इसके बिना प्रोडक्शन संभव ही नहीं है, इसलिए इसको एजेंट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। तो पहला ज़्यादा लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, इंटरप्रेन्योर्स होना चाहिए। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आता है, तो 5 एक्टिविटी ध्यान दीजिएगा। पहला आता है प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, सामान कोई बना रहा है तो पैसा कमाने के लिए बना रहा है। कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब एक्सचेंज दो चीज़ का होता है, पहला होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट का, और दूसरा होता है फैक्टर का। यानी एक्सचेंज का मतलब होता है सेल, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, सेल। तो दो चीज़ का होता है, एक सामान को सेल करते हैं और एक सर्विसेज को सेल करते हैं। जब हम सामान को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग, और सर्विस को बेचते हैं तो उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर मतलब सेवा। अब जैसे हम आपको क्या कर रहे हैं, हम कोई सामान तो आपको दे नहीं रहे, हम सर्विसेज दे रहे हैं। बिजली कंपनी आपको क्या दे रही, कोई सामान नहीं दे रही, सर्विसेज दे रही। बीमा कंपनी आपको क्या दे रही, कोई सामान नहीं दे रही, सर्विसेज दे रही। बैंक आपको क्या दे रहा है, कोई सामान नहीं बेच रहा है, सर्विसेज बेच रहा है। तो बैंक का जो प्राइस देगा फैक्टर प्राइसिंग के अंदर आएगा। तो हम लोग दो चीज़ का प्राइस तय करेंगे, एक प्रोडक्ट का, एक फैक्टर का। एक सामान का कीमत तय करेंगे और एक सेवा का कीमत तय करेंगे, जो कि हम लोगों को एक्सचेंज के अंदर पढ़ना है। और चौथा है इन्वेस्टमेंट, हम अपना पैसा कहाँ लगाते हैं। तो ये 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है कंजम्पशन, तीसरा है एक्सचेंज और चौथा है इन्वेस्टमेंट्स।
हमारा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी लोग पैसा कमाने के लिए ये सारे काम करते हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्रोडक्शन, सेकंड काम कंजम्पशन, थर्ड काम एक्सचेंज। एक्सचेंज के अंदर दो चीज़ होता है, या तो प्रोडक्ट का प्राइस तय करो या तो फैक्टर का प्राइस तय करो कि सामान कितने में मिलेगा, और मतलब सामान का कीमत कैसे डिसाइड होगा, और साधन यानी सर्विसेज का कीमत कैसे डिसाइड होगा। और फिर नीचे है इन्वेस्टमेंट्स। अब देखिए वही प्रोडक्शन के बारे में हम लोगों को एक एक करके, यानी इसके बारे में हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है, एक्सचेंज क्या है। तो चलिए हम लोग प्रोडक्शन से शुरू होते हैं। प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, तो लिखा है प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो प्रोडक्शन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन एसोसिएटेड विद द एडिंग द यूटिलिटी और वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विसेज, स्टिचिंग द क्लोथ आफ्टर कटिंग इट बाई द टेलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या होता है, तो प्रोडक्शन में सिंपल एक चीज़ लिखा है कि प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन अ प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट में यूटिलिटी क्रिएट कर दी है तो प्रोडक्शन हो गया। अब बताइए जो हम ये टी शर्ट पहने हुए, क्या ऐसे ही कपड़ा आया होगा? कपड़ा तो कपड़ा था, उसको किसी ने इस तरह से ढांचे में ढाल दिया तो हम लोगों को पहनने में अच्छा लग रहा है और हम खरीद रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? सब सामान कच्चा है, रॉ है, लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति उसके अंदर कोई यूटिलिटी क्रिएट कर दिया, उसका यूजेज बता दिया, और जैसे कोई सामान का यूज़ बता देते हैं वो हो जाता है प्रोडक्शन। बहुत सारा चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। मक्का हमारे पास था, मकई बहुत होती गाँव में, लेकिन किसी ने उसको पॉपकॉर्न बना दिया, यानी ऐसा तरीका डेवलप किया कि पॉपकॉर्न बना दिया और देखिए 40 रुपये 50 रुपये में बेचता है। वो छोटा सा पॉकेट है, बहुत ज़्यादा तो 50 या 60 दाना होगा, लेकिन 50-60 दाना को 50 रुपये में बेच रहा है, क्योंकि उसने क्या किया है, कुछ ना कुछ उसमें प्रोसेसिंग किया है, कुछ ना कुछ उसमें काम किया। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, किसी सामान का उपयोग क्रिएट कर देना। और जिस दिन किसी सामान का उपयोग क्रिएट हो गया, समझिए प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। तो प्रोडक्शन और कुछ नहीं होता है, सामान का यूज़ बता देना। बताइए ये सब चीज़ हमारे पास हो सकता है। टीवी भी मेरे घर में थे, लेकिन किसी ने इसको अरेंज कर दिया और अरेंज करके एक यूटिलिटी क्रिएट कर दिया, इस बोर्ड का इस्तेमाल कर दिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। कि जिस दिन आपने यूटिलिटी क्रिएट कर दिया, बताइए मोबाइल फ़ोन यूटिलिटी क्रिएट किया आपके लाइफ में, यूज़ उसका बताया, तो जिस दिन किसी सामान का यूजेज आपके सामने आ जाएगा, समझिए उसका प्रोडक्शन हुआ है। तो प्रोडक्शन करने वाली कंपनी उसका इस्तेमाल आपको बताती है, यूजेज आपको बताती है। तो प्रोडक्शन एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम एजेंट ऑफ प्रोडक्शन को लेके उसके प्रोडक्ट के यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं, उसके उपयोग को क्रिएट करते हैं, जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि कपड़ा तो कपड़ा है, अब टेलर उसको अगर सिल देता है और वो बढ़िया कपड़ा शर्ट बना देता है, तो समझिए उसमें अंदर क्या हुआ है, यूटिलिटी क्रिएट हो गया। पहले कपड़ा कोई नहीं खरीद सकता, तो वो कपड़ा फेंका रहता तो कोई नहीं पहनता, लेकिन जब उसको हम शर्ट में कन्वर्ट कर दिए तो कोई भी आदमी उसको लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यूटिलिटी क्रिएट हुआ है, उपयोग बढ़ा है उसका। तो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। दूसरा लिखा है कंजम्पशन। तो कंजम्पशन के अंदर बोलता है कंजम्पशन इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंज्यूम्ड फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव वांट्स। बोलता है अगर कोई व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को यूज़ करता है, कंज्यूम करता है अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए और बहुत सारे लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए अगर उसका इस्तेमाल करता है, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जैसे एग्जांपल में लिखा है खाना खाना, पानी पीना, कंजम्पशन है। बताइए हम पानी पी रहे तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। हम अगर पानी हमको नहीं प्यास लगता तो हम बोतल नहीं खरीदते, और पानी का बोतल नहीं खरीदते तो 20 रुपये का इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता। तो कंजम्पशन लोग कर रहे हैं ना, इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर कंजम्पशन बंद कर दे, लोग खपत करना बंद कर दे, खाना ही बंद कर दे, तो समझिए इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा ही नहीं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंजम्पशन भी आता है, यानी अगर लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बताइए अगर हम मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन रहा है। हम अगर खाने का सामान खरीद रहे तभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बन रहा है। अगर खाने का सामान नहीं खरीदते तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट नहीं होता। तो याद रखिए इस चीज़ को कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कंजम्पशन भी आता है, प्रोडक्शन भी आता है। एक्सचेंज का मतलब होता है सेल। ध्यान दीजिएगा, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, सेल। दो चीज़ को सेल कर सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज को। सामान भी बेच सकते हैं और सेवा भी बेच सकते हैं। तो बोलता है कि सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू मनी, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मनी इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि माल को हम बेच रहे हैं या सेवा को बेच रहे हैं, बदले में हमको पैसा मिल रहा है। तो बोलता है गुड्स और सर्विसेज अगर आप बेचते हैं और बदले में आपको पैसा मिलता है तो वो कहलाता है एक्सचेंज। लिखा है एक्सचेंज इज दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच गुड्स और सर्विसेज, फैक्टर का मतलब सर्विसेज होता है, सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड और बाउट एंड दिस ट्रांजेक्शन इज यूजुअली मेड इन मनी। अगर पैसे के रूप में पैसा लेके अगर गुड्स और सर्विसेज को खरीदा और बेचा जा रहा है तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्सचेंज। एक्सचेंज मीन्स होता है ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन विथ रिस्पेक्ट ऑफ मनी।
तो वो कहलाएगा एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है कि पैसा लेके अगर गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा रहा है तो वो कहलाता है एक्सचेंज, विनिमय। अब ध्यान दीजिएगा, एक्सचेंज के अंदर दो चीज़ का प्राइसिंग हम आपको बताए थे, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट का मतलब सामान का कीमत कैसे तय करेंगे, और फैक्टर सेवा का कीमत कैसे तय करेंगे। यहाँ लिखा है इट डील्स विथ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स इन वेरियस मार्केट। इसके अंदर हमको ये पढ़ना है कि हर मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन किसी प्रोडक्ट का कैसे होगा। यानी मार्केट अलग अलग है, 3 तरह का। तो यहाँ देखिए, पहला मार्केट है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कैसे होगा, मोनोपोली मार्केट में कैसे होगा, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में किसी वस्तु का प्राइस कैसे तय करेंगे, ये हमको इसके अंदर पढ़ना है। यानी प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर हम लोगों को पढ़ना है कि अलग अलग मार्केट कंडीशन में, अलग अलग बाज़ार की परिस्थितियों में हम किसी सामान का कीमत कैसे तय करेंगे। और इसमें हम लोगों को पढ़ना है कि अलग अलग बाज़ार परिस्थितियों में हम सेवा का कीमत कैसे तय करेंगे। तो अलग अलग कंडीशन में सेवा का कीमत कैसे तय करेंगे और अलग अलग कंडीशन में किसी वस्तु का कीमत कैसे तय करेंगे, ये हम लोगों को इसके अंदर पढ़ना है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग के अंदर। और लास्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। बताइए, अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम पैसा बैंक में अगर लगाते हैं तो बैंक हमको उसके बदले में ब्याज देता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पैसे का एक्सचेंज होना चाहिए। हम अगर पैसा कहीं शेयर में लगा रहे हैं तो वहाँ से हमको मिल रहा है पैसा, कहीं भी है, ज़मीन में लगा रहे हैं, सोना में लगा रहे हैं, कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिलता है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लोग पैसा कमाने के लिए ही इन्वेस्ट करता है। ज़मीन में लगाएगा तो पैसा कमाने का सपना है, सोना में खरीद रहा है तो पैसा कमाने का सपना है, अगर शेयर में लगा रखा है तो पैसा कमाना है, बैंक में एफडी करा रखा है तो पैसा कमाना है, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएगा। मतलब इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। निवेश जो है आर्थिक क्रिया का एक भाग है। निवेश जो है आर्थिक क्रिया का एक भाग है। निवेश अगर हम कर रहे हैं तो वो भी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि हम पैसा अगर कहीं लगा रहे हैं तो पैसा कमाने के लिए लगा रहे हैं। अगर हम कमाएंगे तो फिर आर्थिक क्रिया हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा, ये सारा का सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर शामिल होता है। चाहे 4 काम हम लोग पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट पढ़ें या एक्सचेंज पढ़े या कंजम्पशन पढ़े या प्रोडक्शन पढ़े, चारों का चारों इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग पढ़ रहे थे। अब पूरा है माइक्रो एंड मैक्रो लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बुरा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 पार्ट में बांटे हैं, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 पार्ट में बांटे। पहला पार्ट कहलाता है माइक्रो और दूसरा पार्ट कहलाता है मैक्रो, जो कि यहाँ लिखा हुआ देखिए, माइक्रो एंड मैक्रो, जो भी हम लोग बात कर रहे थे। क्या लिखा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी स्टडीड एट द इंडिविजुअल लेवल और एट द लेवल ऑफ इंटायर इकोनॉमी। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को 2 तरीके से स्टडी कर सकते हैं, जो अभी हम आप लोगों को टेबल बना के बता रहे थे। 2 तरह से पढ़ सकते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ सकते हैं एक व्यक्ति का, और एक पढ़ सकते हैं पूरे अर्थव्यवस्था का, इंटायर इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ते हैं तो हमको उसके लिए माइक्रो पढ़ना होगा, और पूरी अर्थव्यवस्था का पढ़ते हैं तो मैक्रो पढ़ना होगा। और किसने इसको 2 पार्ट में बांटा था, देखिए लिखा है रेगनर फ्रिश ने। किसने इसको 2 पार्ट में बांटा है, रेगनर फ्रिश ने। ध्यान दीजिएगा, इसको 2 पार्ट में बांटा है। ये नॉर्वे के इकोनॉमिक्स थे, ओस्लो विश्वविद्यालय के थे, और नॉर्वे इनका देश का नाम था। नॉर्वे देश के इकोनॉमिक्स थे रेगनर फ्रिश, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी को पढ़ने के लिए 2 पार्ट में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप एक करके पढ़ना चाहते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना चाहते हैं तो माइक्रो में पढ़िए। अगर आप पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैक्रो पढ़ना होगा। यानी मैक्रो में पूरी अर्थव्यवस्था के एक साथ, अब माइक्रो में एक करके इंडिविजुअल लेवल पर। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक व्यक्ति का। याद रखिएगा, माइक्रो के अंदर क्या आएगा, एक व्यक्ति का डिमांड, एक व्यक्ति का सप्लाई, सब माइक्रो के अंदर आएगा। बोलता है इन माइक्रो इकोनॉमिक्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडीज ओनली। बोलता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक व्यक्ति के बारे में, रमेश, गणेश, महेश, एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक, एक फर्म का उत्पादन क्रिया आदि अनेक आर्थिक क्रियाएं जो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई से संबंधित है, जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति के डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, एक व्यक्ति के इनकम के बारे में पढ़ दे, एक व्यक्ति के सप्लाई के बारे में पढ़ दे, एक व्यक्ति के कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ देंगे, एक व्यक्ति के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे माइक्रो के अंदर। और अगर हम सारे लोगों के, जितने लोग अर्थव्यवस्था में, सबके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो लेवल, MACRO, मैक्रो। देखिए यहाँ लिखा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द लेवल ऑफ होल इकोनॉमी। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जब हम पढ़ेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स।
जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, मतलब अगर एक व्यक्ति का इनकम निकालना है तो माइक्रो के अंदर निकलेगा, पूरे देश का इनकम निकालना है जिसको नेशनल इनकम बोलते हैं तो मैक्रो के अंदर निकलेगा, एक व्यक्ति का डिमांड निकालना है तो माइक्रो के अंदर निकलेगा, और पूरे देश का डिमांड निकालना है तो मैक्रो के अंदर निकलेगा। यही अंतर आपको समझना, बेसिकली इतना अंतर तो आपको समझ आ गया होगा कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है। अब बहुत लोगों को में डेफिनेशन है, दिक्कत होता है, कन्फ्यूजन रहता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, असंभव है, कोई व्यक्ति इकोनॉमिक्स को डिफाइन कर ही नहीं सकता, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप किए गए और हर ज़माने में, यानी हम लोग एडम स्मिथ से शुरू होंगे। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स का नाम क्या है? एडम स्मिथ। फिर से रिपीट करते हैं, इकोनॉमिक्स के फादर का नाम है एडम स्मिथ, और वहाँ से अगर हम शुरू करते हैं तो एडम स्मिथ के डेफिनेशन से लेके अभी तक जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ कमी है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का एरिया इतना बड़ा है कि डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक्स को 4 कॉन्सेप्ट में बांटे हुए। इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए इकोनॉमिक्स को 4 कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट है वेल्थ कॉन्सेप्ट, दूसरा है वेलफेयर कॉन्सेप्ट, तीसरा है स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट और चौथा है ग्रोथ कॉन्सेप्ट। ये 4 कॉन्सेप्ट में बांट के हम इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन इतना आसान नहीं है। तो 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट आया था। इसके कॉन्सेप्ट का नाम क्या था जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं? इसके कॉन्सेप्ट का नाम था एडम स्मिथ, जिसको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। एडम स्मिथ, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, याद रखिएगा। दूसरा तो वेल्थ कॉन्सेप्ट में क्या बताए, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, वेल्थ कॉन्सेप्ट में फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ क्या बोले? देखिए, वेल्थ कॉन्सेप्ट में खाली एडम स्मिथ अकेले नहीं थे, एडम स्मिथ के साथ जे.बी. बाकर थे, सीनियर, ये सब बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन यहाँ सिर्फ स्पेशली नाम चूँकि एडम स्मिथ का फेमस हो गया, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोल दिया गया। इनके अनुसार ये बोलते थे कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी इकोनॉमिक्स में सिर्फ हम वेल्थ की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में जब भी बात करेंगे तो वेल्थ की बात करेंगे, ऐसा कहना था एडम स्मिथ का, क्योंकि उन्होंने वेल्थ कॉन्सेप्ट दिया था। तो ध्यान दीजिएगा, जिस समय वो दिए थे 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में जब दिए थे तो सही बोले थे, वो गलत नहीं था उनका, क्योंकि 17th सेंचुरी में हम लोग धन से संबंधित जो बात होता था इसी को इकोनॉमी में रखते थे, यानी इकोनॉमिक्स के अंदर उसी बात को शामिल करते थे जो धन से संबंधित है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, 17th सेंचुरी का डेफिनेशन आज तो काम नहीं करेगा, तो उनका डेफिनेशन पुराना हो गया, समय बीतता चला गया, इनका डेफिनेशन पुराना हो गया। ध्यान दीजिएगा, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, नाम है एडम स्मिथ। इन्होंने डेफिनेशन दिया था इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ का डेफिनेशन इन्होंने दिया था। और वो अपने ज़माने में तो ठीक दिए थे 17वीं 17th सेंचुरी में, लेकिन धीरे धीरे समय बीता गया और इनका डेफिनेशन गलत हो गया। बहुत सारे लोग इनके डेफिनेशन को गलत मानने लगे। इकोनॉमिक्स में खाली रुपये पैसे की बात नहीं होती। तो दूसरा डेफिनेशन है प्रोफेसर मार्शल का। प्रोफेसर मार्शल का है, जिन्होंने डेफिनेशन दिया कि नहीं इकोनॉमिक्स वेलफेयर की बात करता है, यहाँ पैसा उसका बात नहीं होगा, मानव कल्याण की बात करता है, ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है, यानी कल्याणवादी विचारधारा है। तो इनका है कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, नहीं, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर की बात करता है इकोनॉमिक्स। तो इनके अनुसार ह्यूमन वेलफेयर की बात इकोनॉमिक्स कर रहा है, यानी अगर इनके हिसाब से देखा जाए तो ह्यूमन वेलफेयर की बात इकोनॉमिक्स कर रहा है। इसका मतलब इनके अनुसार इकोनॉमिक्स में सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर की बात होनी चाहिए, मानव कल्याण की बात होनी चाहिए, पैसे की बात नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग इनके डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग इनके डेफिनेशन को सपोर्ट करते हैं, और एक विद्वान यहाँ आए बोले कि नहीं ये दोनों गलत है, ना ये वेल्थ कॉन्सेप्ट ठीक है ना वेलफेयर कॉन्सेप्ट ठीक है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिया जिसका नाम था स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। कौन दिया इन्होंने? तो इसको देने वाले कौन है? रॉबिन्स हैं, प्रोफेसर रॉबिन्स दिए हुए ये डेफिनेशन। बोला कि हम मतलब इकोनॉमिक्स को अलग ही दुनिया में लेके चले गए। बोलता है ना तो हम वेल्थ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ना हम वेलफेयर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स रियली में स्कार्सिटी है और कुछ नहीं। स्कार्सिटी का मतलब इस दुनिया में सब लोग अपने आप को गरीब है, स्कार्सिटी के कारण बताता है, जिसको दुर्लभता बोलते हैं। ये नहीं रहेगा ना तो कोई गरीब होगा ही नहीं, यही है जिसके कारण सब गरीब है। किसी को पूछिए तो लोग लगता है हम गरीब आदमी। स्कार्सिटी का मतलब होता है कि लोगों की इच्छाएं अनंत है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उसको पूरा करने का जो सोर्स है ना वो लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड सोर्स में हम अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करेंगे, यही तो स्कार्सिटी है। हमें कमी क्यों है, हमको पैसा क्यों चाहिए? खाने को है, कपड़ा है, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था है, खा पी सकते हैं, कपड़ा बढ़िया पहन सकते हैं और रह सकते हैं, छत अच्छा है, बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं, स्वास्थ्य की भी टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा कमा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे कारण यही है कि लोगों की इच्छाएं अनंत है, अनलिमिटेड वांट्स है,
हमको ये भी करना है, ये भी करना है, और उसको पूरा करने का जो साधन है वो सीमित है, तो वो लगता है कि तब तक मेहनत करते रहो जब तक हमारा सीमित साधन जो है असीमित में ना बदल जाए। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, ये स्कार्सिटी आता क्यों है, दुर्लभता क्यों आती, कमी क्यों आती है? तो स्कार्सिटी आने का पहला रीज़न ये होगा कि अनलिमिटेड वांट्स है लोगों का और उसको पूरा करने का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। अब इस लिमिटेड रिसोर्सेस में अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करेंगे, ये बताता है स्कार्सिटी। अब सोचिए, एक आदमी को बोलता है गरीब है और दूसरा उसका दोस्त है बोलता है हम रईस हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो गरीब अपने आप को बोल रहा है उसको लगता है कि टीवी खरीदे हैं तो थोड़ा बड़ा वाला ख़रीदना चाहिए, और जो अपने आप को अमीर बोल रहा है वो कुछ नहीं खरीदा, बोलता है मेरे घर टीवी भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं भैया, ना हम लोग, मेरे पास मोटरसाइकिल है, एकदम सिंपल है, खाते हैं बिंदास और जीते हैं, मस्त ज़िंदगी वो काट रहा है उसको, क्योंकि उसके पास स्कार्सिटी नहीं है। हम लोगों के पास स्कार्सिटी है, दुर्लभता है, इसलिए हम अपने आप को गरीब समझते हैं और मेहनत करते जाते हैं। तो स्कार्सिटी का मतलब होता है कि लोगों की इच्छाएं अनलिमिटेड है, अनंत आवश्यकता है, ये भी खरीदना वो भी खरीदना। आप गरीब क्यों हैं? क्या आपको खाने को नहीं है? बोलेगा हाँ है तो खाने को। बोले रोटी कपड़ा मकान का दिक्कत है? बोले सब है, रोटी भी बढ़िया है, कपड़ा भी बढ़िया, मकान भी दिक्कत है बढ़िया, तो दिक्कत कहाँ? तब गरीब कहेगा भैया। इसका मतलब है कि आपकी इच्छाएँ बहुत ज़्यादा है और उस इच्छा को पूरा करने का साधन सीमित है। अब इस सीमित साधनों में, लिमिटेड रिसोर्सेस में अपने अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं, यही तो इकोनॉमिक्स बताता है। तो इकोनॉमिक्स आपको बताता है कि आप अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे पूरा करेंगे। ये आपको बताता है स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, जो कि रॉबिन्स ने दिया था। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या किया है, तीनों को जोड़ के दे दिया, जिसका नाम था प्रोफेसर सैमुअल्सन। याद रखना, प्रोफेसर सैमुअल्सन नाम है जिन्होंने दिया है ग्रोथ कॉन्सेप्ट। और अभी जो इकोनॉमिक्स चल रहा है वो ग्रोथ कॉन्सेप्ट है। बोलता है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ, वेलफेयर एंड स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेल्थ, वेलफेयर एंड स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट। अगर तीनों कॉन्सेप्ट को जोड़ देंगे तो बन जाएगा ग्रोथ कॉन्सेप्ट। और ये कौन दिया है? प्रोफेसर सैमुअल्सन दिया है, अमेरिका के अर्थशास्त्री है। तो अमेरिका के अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुअल्सन ने ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, ग्रोथ कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर वो तीनों कॉन्सेप्ट के कुछ पोर्शन को मिला के ग्रोथ कॉन्सेप्ट बनाया गया कि इकोनॉमिक्स का मतलब ग्रोथ। और आज आप देखेंगे आज के सिनारियो में तो इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है ग्रोथ। इसलिए ये कहना इनका बात सही होगा कि इकोनॉमिक्स का मतलब है ग्रोथ। अगर ग्रोथ कॉन्सेप्ट की बात करें तो इकोनॉमिक्स का मतलब ग्रोथ है। अभी देखिए इसके बारे में हम लोग जो डिटेल लिख रहे थे उसको शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। एक ग्रोथ कॉन्सेप्ट है। जो हम लोग इतना देर से डिस्कस कर रहे थे यही था। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आखिर क्या डिफरेंस है, कैसे हम जानेंगे कि कौन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और कौन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है।